हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका स्टडी विद मुकेश में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, भारत का भूगोल हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे और उसके 4 पार्ट पहले हम कर चुके हैं। 5वां पार्ट आज हम करेंगे और आज का टॉपिक हमारा अपवाह तंत्र से रहेगा। 15 ईयर्स के लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इससे पहले की वीडियोस भी आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है। बिहार का शोक, इसके कोसी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बार बार ये नदी अपनी बाढ़ की वजह से तबाही मचाती है बिहार के अंदर। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। चंबल किसकी उपनदी या सहायक नदी जिसको हम बोलते हैं चंबल। तो चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना को खुला नाला भी कहा जाता है इसके बहुत ज़्यादा प्रदूषित होने की वजह से। और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज में से कौन सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में से नहीं है। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां जिस पर भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के तहत नियंत्रण मिला है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो रावी, व्यास और सतलज ये तीनों सिंधु जल प्रणाली के अंदर रहेंगी, लेकिन चिनाब जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास चिनाब रहेगा। नेक्स्ट है सिंधु जल संधि 1960 में, ये भी ध्यान रखना है, सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य की गई है। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलित करने हैं और ये किए हुए हैं। सिंधु पाकिस्तान के साथ समझौता है हमारे पास, गंगा बांग्लादेश के साथ समझौता रहेगा और कोसी नेपाल के साथ। तो ये जल संधियाँ हैं हमारे देश की पड़ोसी देशों के साथ, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। और सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, तो रावी नदी। इसका कुछ हिस्सा जो है भारत के अंदर, भारत को जो सिंधु प्रणाली के तहत मिला हुआ है, भारत इसका पानी यूज करता है, बाकी पाकिस्तान में भी जाता है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा ये शासित नहीं है, यानी कि पाकिस्तान इसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकता। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से। मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। ध्यान रखेंगे, जब जो अपने पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, जो बांग्लादेश के अंदर जाकर के जब 2 धाराओं में बट जाती है, तो जब मिलन होता है इनका, तब इसको मेघना के नाम से जाना जाता है और आगे जाकर के ये डेल्टा बनाती है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है, वो कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। अमरकंटक पठार से निकल के अलग अलग दिशाओं में बहती है। नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा नदी कौन सी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि इस तरीके से प्रवाहित होने वाली नदी हमारे पास बेतवा नदी रहेगी। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान। गंगा जो है उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर, और ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के अंदर रहेगी इनका उद्गम स्थान, ध्यान रखेंगे। और दोनों लास्ट में जाकर के मेघना के नाम से जानी जाती है जब इनका मिलन होता है और ये बंगाल की खाड़ी इसके अंदर मिल जाती है समुद्र के अंदर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को रावी, सतलज और झेलम एवं व्यास में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार, ये अभी हमने डिस्कस किया था। ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर रावी के बारे में पूछ रहा था। पाकिस्तान को अधिकार नहीं है इसके ऊपर, लेकिन भारत को किसके ऊपर अधिकार नहीं है, तो झेलम। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। बाकी की भारत के नियंत्रण में है, लेकिन झेलम भारत के नियंत्रण में विशिष्ट अधिकार में नहीं है। हिमालय पार की नदियों की बात करें, हिमालय पार की नदियाँ ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से निकलने वाली सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियाँ हैं जो हिमालय पार से आती है। नर्मदा, तापी, मांडवी और महानदी में से कौन सी एस्चुरी नहीं बनाती, तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है।
नेक्स्ट है गोदावरी, नर्मदा और सोन में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास से नहीं निकलती है? तो गोदावरी, ये जो साउथ की नदी आ जाती है, ये अमरकंटक से नहीं निकलेगी। सोन और नर्मदा दोनों ही अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदौर के समीप जानपाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो चंबल नदी। इंदौर के समीप जनापाव की पहाड़ी चंबल नदी का स्रोत है ये। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। ये नदियों के किनारे शहर जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, आगे इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन फिलहाल उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे रहेगा। और प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी में से कौन तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नर्मदा इन तीनों से अलग है, क्योंकि नर्मदा जो है अरब सागर के अंदर जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती हैं ये, और इनकी दिशा भी इसी हिसाब से उल्टी रहेगी एक दूसरे से, तो नर्मदा इनमें अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हुए हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु जो पंजाब से होते हुए पाकिस्तान, और इसके साथ में हमारे पास आ जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों के जो मैदान हैं काफ़ी उपजाऊ मैदान है, उत्तर भारत के मैदान इनके नाम से इनको हम जानते हैं, और इन 3 नदियों से ये बने हुए हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसके अंदर हमारे पास पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सब स्टेट्स के जो मैदानी इलाके हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोसी, झेलम, चेनाब तथा रावी में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और गंगा में आकर मिलती है? कोसी बिहार का शोक, नेपाल से निकल के गंगा में मिलती है। घाघरा, सतलज, बेतवा तथा ताप्ती नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो सतलज नदी भारत से निकल कर पाकिस्तान में ये जाती है। ये भी ध्यान रखेंगे, हिमालय पार की नदियों के अंदर आती है ये। भारत की सबसे लंबी नदी बात करते हैं तो हम गंगा हमारे पास रहेगी। पंजाब से होकर के उनसी नदी गुजरती है, तो बहुत सी नदियाँ पंजाब से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप गंगा, यमुना टिक कर सकते हो, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगी ये नदियाँ। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? दक्षिणी प्रायद्वीप के अंदर बात कर रहे हैं तो गोदावरी। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के से गंगा बनती है। कहना क्या चाहता है कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती है तो वहाँ से गंगा नदी का नाम बनता है, और वो नदी जहाँ से गंगा नाम मिलता है इसको, तो वो जगह कौन सी है? तो उसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब उत्तराखंड के अंदर ये रहेंगे, इसको जाना जाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका के अंदर भारत का दक्षिण गंगोत्री। तो गंगोत्री नाम से कहीं ऐसा ना टिक करना कि गंगा के हिसाब से चलने लगे, तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका के अंदर स्वचालित स्टेशन है भारत का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करता है तो गोदावरी रहेगी। नेक्स्ट है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? गंगा और सिंधु के बीच का अम्बाड़ा जो क्षेत्र है ये इनको अलग करता है। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहरें, इनमें जल कहाँ से आता है? पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहरें जिनको जल सतलुज नदी से मिलता है, छोटी छोटी नहरें हैं, इनमें पानी सतलुज नदी से आता है। सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने पर बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? सियाचिन ग्लेशियर से जो पानी निकलता है वो नुब्रा नदी का स्रोत रहेगा। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? गंगा नदी का जो बेसिन है उसको भारत के उत्तर भारत के 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है, तो ये भी आप मैप देखते हैं तो ध्यान में रखेंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तथा ताप्ती में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। ताप्ती इसका राइट आंसर रहेगा जो डेल्टा नहीं बनाती है। आगे हमारे पास MCQs रहेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब के नाम से जाना जाता है। दोआब, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है इसको दोआब के नाम से जाना जाएगा। तो इसकी डिटेल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी हम डिस्कस करेंगे, बाकी के आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगी इनके अंदर भी। तो इसके अंदर क्या कहता है, तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, जबकि जल संभर
जल के संरक्षण और प्रबंध की एक विधि है। जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की विधि है। तराई दलदली मैदान को और दोआब दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन। कृष्णा नदी का सबसे ऊंचा निकास बेसिन है। प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जाने तो महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। इसकी डिटेल देखेंगे। कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है। 1738 मीटर इसकी ऊंचाई। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत से अमरकंटक से निकलती है। इसकी ऊंचाई 1166। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहावा से निकलती है। इसको छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। और गोदावरी पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो सबसे ऊंचे मुहाने की हम बात करते हैं तो कृष्णा नदी इसके अंदर रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करता है तो पहले आया हुआ क्वेश्चन है गोदावरी। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल, और इसीलिए हम प्रीवियस ईयर की सीरीज कर रहे हैं। इसकी लंबाई जो गोदावरी है इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नासिक महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है इसकी उत्पत्ति। इसकी सहायक नदियों के अंदर बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और शबरी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा इसको हम कहेंगे गोदावरी को। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं तो गोदावरी रहेगा इसका आंसर। बिल्कुल लैंग्वेज चेंज करके ऊपर वाले क्वेश्चन को ही आगे डिफाइन किया गया है। दक्षिण गंगा की बात करें या वृद्ध गंगा की बात करें तो गोदावरी रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक नदी किस नदी के किनारे है। नासिक अभी हमने डिस्कस किया, गोदावरी नासिक से ही निकलती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा, नासिक गोदावरी के किनारे। भारत के 4 कुंभ मेलों में से एक यहीं पर लगता है। 4 कुंभ लगते हैं भारत के अंदर, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। और इसके अंदर से नासिक जो महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को स्रोत भारत से बाहर रहेगा। भारत से बाहर या हिमालय पार की नदियाँ हमने जो पढ़ी थी उन्हीं से ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर रहेगा, जो भारत से बाहर तिब्बत से निकलती है। ये इसकी डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ये भी। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में कुबी, आंगसियंग, चेम युंग डुंग हिमानी के पास स्थित है। चेम युंग डुंग ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत रहेगा। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के अंदर सांगपो। दिहांग के नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम के अंदर आते ही इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और महानदी रावी चेनाब नदी का उद्गम स्रोत भारत में ही है, तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र, और जब अरुणाचल में ये प्रदेश करती है तो दिहांग के नाम से इसको हम जानते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल की बात करता है तो कैलाश पर्वतमाला सिंधु नदी का उद्गम स्थल रहेगा, कैलाश। मानसरोवर झील तिब्बत हिमालय का भाग माना जाता है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से पार की नदी है तो सतलज। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ब्रह्मपुत्र के साथ सतलज। और एक नदी हमने पहले भी डिस्कस की थी, उसका नाम आप कमेंट में बताएंगे आपको याद है या नहीं। 3 नदियाँ हमने पहले डिस्कस की थी, जिनमें से 2 पंजाब में जा रही थी और तीसरी हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में डिस्कस किया। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय क्षेत्र से पार की नदी है, और सतलज, बिल्कुल 3 नदियाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती। भारतीय भू क्षेत्र से इसके अंदर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र रहेगी, हम बात करते हैं तो सतलज रहेगी। दोनों ही हिमालय पार की नदियाँ हैं, और इसके साथ में सिंधु भी रहेगी। लेकिन महानदी और गंगा ये दोनों भारत की नदियाँ हैं। तो एसएससी इसका ग्रेस पार्ट दे चुका है। 2 ऑप्शन इकट्ठे मिले हुए हैं, तो जो भी आपको ध्यान में है 3 नदियाँ उनका हिसाब से चलेंगे। भारत से पार की नदियाँ तीनों, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र।
सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सतलुज तिब्बत में राकसताल से और ब्रह्मपुत्र आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गंगा और महानदी भारतीय क्षेत्र से ही निकलती है। कौन सी नदी हिमालय पार से निकलती है? दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन, सिंधु नदी। क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, इसीलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। खुला नाला, ये भी हमने पहले डिस्कस किया। यमुना नदी को खुला नाला कहते हैं क्योंकि प्रदूषित बहुत ज़्यादा है ये नदी। अपने प्रदूषण के कारण इसको खुला नाला के नाम से जाना जाता है। हम बात करते हैं कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? विभ्रंश घाटी, विभ्रंश घाटी यानी कि पहाड़ों के बीच में जो मैदान बन जाता है उसको हम कहेंगे, अगर यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, बीच में जो मैदान बन जाता है बड़ा सा लंबा चौड़ा, इसको हम विभ्रंश घाटी कहते हैं। तो इसके भी दो ऑप्शन रहेंगे। एसएससी ने इसका भी ग्रेस मार्क दिया है। तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये तीन नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे हम। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जबकि दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक, तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। बिहार का शोक हमने देखा था किसको कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन था बिहार का शोक कोसी, और दामोदर जो है बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग के अंदर होता है और यहाँ से गंगा नदी के नाम से ये दोनों नदियाँ आगे जानी जाती है। देवप्रयाग, उत्तराखंड। इसकी डिटेल आप देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग के अंदर मिलती है। रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा से, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेनोग्राफर के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमारे पास एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है और इससे पहले एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन बार बार हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन हमारे पास है भागीरथी और अलकनंदा का, दोबारा से यही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें देवप्रयाग, इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी, तलछट, तलछट यानी कि जो पहाड़ों से, मैदानों से अपने साथ में मिट्टी उठा करके लेके आती है, प्रमुख नदी कौन सी रहेगी? तो गंगा इसके अंदर प्रमुख नदी रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सी नदियाँ, लगभग सभी नदियाँ ऐसा ही करने वाली है, लेकिन गंगा सबसे प्रमुख नदी कहा है इसने, तो सबसे प्रमुख के अंदर गंगा आएगी। बाकी नदियों के अंदर कम मात्रा में तलछट आता है, गंगा की बजाय। तलछट नाम से ध्यान रखेगा, जो अपने साथ साथ जो अपनी तली है उसकी खरोंच मिट्टी के रूप में, कंकड़ पत्थरों के रूप में लेके आती है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? रास्ता बदलने के लिए बिहार का शोक, कोसी नदी प्रसिद्ध रहेगी। इसकी डिटेल आप वीडियो को रोक करके देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बिहार का विषाद या शोक। अभी देखा हमने, सबसे पहला क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कोसी नदी को बिहार का शोक या विषाद। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, महानदी, गोदावरी तीनों ही डेल्टा बनाती है अपने मुहाने पर, लेकिन जो ताप्ती है ये अपने डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सी नदी, कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? नर्मदा का हिस्सा राजस्थान नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे हम। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर से नर्मदा नदी बहती है। अमरकंटक की पहाड़ी, जबलपुर इसके किनारे पर बसा शहर, लेकिन राजस्थान का इसके अंदर विस्तार नहीं है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर, और उसके बाद बाकी का बचा हुआ इलाका इनका अंदर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अरब सागर में कावेरी नदी अरब सागर में नहीं मिलेगी, बंगाल की खाड़ी की नदी है। पेरियार, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर की नदियां रहेगी। नेक्स्ट है इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी किसकी उपनदियां या सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां रहेगी इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी। इसका राइट आंसर गोदावरी रहेगा, जो ऑप्शन गलत दिया हुआ है राइट आंसर बी रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। इनकी कौन कौन सी नदियां हैं ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, वीडियो को रोक करके। ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण साइड से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, तो सोन नदी इसके अंदर बहेगी, ध्यान रखेंगे ये। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट है
सही युग्मों पर विचार करना है। सहायक नदी इनकी हम देखेंगे। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। सोन चंबल यमुना की सहायक नदी, ये हमने डिस्कस किया अभी। इसके बाद में मानस जो है ब्रह्मपुत्र की नदी है। मानस नाम से एक वन्यजीव अभयारण्य भी है हमारे पास, ध्यान रखेंगे। मानस ब्रह्मपुत्र की, चंबल जो है यमुना की, और सोन नदी है जो नर्मदा की, आई थिंक नहीं होगी। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं हमारे को। क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा मिलान सही है। तो चंबल यमुना की सहायक नदी रहेगी और मानस ब्रह्मपुत्र की, यानी कि 1 और 3 जिसके अंदर रहेंगे। तो 1 और 3, केवल 3 कह रहा है और 2 आ गया, इसके अंदर 2 आ गया। हम देखते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। आई थिंक सोन नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी नहीं होनी चाहिए। तो चंबल और मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र यमुना की सहायक नदियाँ हैं। 1 और 3 तो ठीक है, लेकिन चौथा गलत है। इसकी डिटेल देखते हैं हम क्या कहता है। डिटेल के हिसाब से देखेंगे तो चंबल यमुना की, मानस ब्रह्मपुत्र की, जबकि सोन नर्मदा की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी है। बिल्कुल यही पार्ट है, सोन नर्मदा की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी है। तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी ठीक नहीं है। वैसे हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो चंबल यमुना की और मानस ब्रह्मपुत्र की ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन के अंदर हमें नहीं दिया गया है कहीं भी, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा जो एसएससी ने अपने ऑप्शन के अंदर नहीं दिया। नेक्स्ट है, कौन सी नदी ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती है। तो नर्मदा नदी ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती है, बाकी की डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। और नर्मदा जो है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है, जो अरब सागर के अंदर हमारे पास रहेगी, गिरने वाली भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ये कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर की नदी नर्मदा रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। बिल्कुल लैंग्वेज चेंज करके रिपीटेड क्वेश्चन है, और फिर से इसका आंसर नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे रहेगा विजयवाड़ा। इसकी डिटेल के अंदर देखेंगे, कुछ और भी शहर अपने को मिलेंगे। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर, कृष्णा जिले के अंदर, आंध्र प्रदेश का एक शहर रहेगा। ये आंध्र प्रदेश का तीसरा बड़ा शहर रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में नर्मदा नदी बहती है, इसीलिए इसको भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नर्मदा नदी। बिल्कुल नर्मदा नदी से रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाने हैं अपने को, और ऑप्शन इसके दिए हुए हैं साथ में। पहले बिल्कुल यही देखते हैं, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित रहेगा। और बात करते हैं पेरिस की, तो पेरिस जो है हमारे पास सीन नदी के किनारे, लंदन लाहौर रावी नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे। ऑप्शन देखते हैं कौन सा रहेगा। डी का फर्स्ट लाहौर रावी के किनारे। जो आपको आसान लगता है उसको सबसे पहले कीजिए, लाहौर रावी नदी के किनारे है। और डी ऑप्शन का ए पार्ट सिर्फ एक ही पार्ट के अंदर अपने को ए पार्ट में दिया गया है, बाकी के अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। जो सी पार्ट है उसका टेम्स नदी आ जाएगा, पेरिस सीन नदी आ जाएगा। तो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। तो दक्षिण भारत की नदी ताप्ती आ जाती है, जो पंजाब से संबंधित नहीं है। रावी, सतलज और ब्यास पंजाब की नदियां रहेगी। इसकी डिटेल आप देखेंगे। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत की बात करते हैं तो हम ताप्ती नदी के किनारे रहेगा। ये सूरत ताप्ती नदी के किनारे। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जो पंजाब से संबंधित नदियां नहीं थी उनके अंदर ताप्ती आया था, और सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित शहर है। भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी लूणी नदी मरुस्थलीय भारत की प्रमुख नदी रहेगी। अरावली श्रेणी से
दक्षिण पश्चिम में से निकलती है, 320 किलोमीटर लंबी, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो सुरसती, बूंदी, सुकरी, जवाई, ये इसकी प्रमुख नदियाँ रहेगी। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास रहेगा? अंतर्देशीय जल निकास यानी कि अपने ही देश के अंदर ये गायब हो जाती है। तो लूणी नदी अपने देश में से बहती है, अपने देश में ही गायब हो जाती है, इसका संपर्क समुद्र से नहीं होता। इसकी डिटेल आप देखेंगे। 320 किलोमीटर लंबी नदी। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध चक्रवाती तूफान को कहेंगे आकस्मिक बाढ़। तो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। बिल्कुल वीडियो को रोक करके हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आकस्मिक बाढ़ का संबंध चक्रवाती तूफान से रहेगा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई या मद्रास को कहेंगे कृत्रिम बंदरगाह, बाकी के प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित या कृत्रिम रहेगा। चेन्नई भारत के सबसे पुराने पत्तन में से एक है। पूर्वी तट पर स्थित कृत्रिम पत्तन है। इस पत्तन से पेट्रोलियम और उसके उत्पादों, उर्वरक, लोह अयस्क और अन्य सामान का व्यापार होता है। नेक्स्ट है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य के अंदर रहेगा? माजुली द्वीप असम के अंदर। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रहेगा ये। अपरदन की समस्या से ग्रसित द्वीप का 1914 से 2008 के मध्य लगभग 227.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपरदित हो चुका है, यानी कि ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है अपरदन की वजह से। लेकिन ध्यान रखेंगे, माजुली नाम असम के अंदर सबसे बड़ा नदी द्वीप दुनिया के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में। भारत में मुख्य रूप से कितने बंदरगाह रहेंगे? 12 बंदरगाह। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं उतने ऑप्शन में रहेंगे। 12 बंदरगाह हमारे पास रहेंगे मुख्य रूप से। इसकी डिटेल देखेंगे। और वर्तमान में 13 प्रमुख और 12 छोटे या मझोले पतन हैं, अतः नज़दीकी विकल्प जो है 12 या 13 ध्यान रखेंगे हम। तो कम ऑप्शन दिए हो तो जो बड़ा हो उसके अंदर हम टिक करेंगे। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। जो अपवाह तंत्र से लास्ट ईयर्स के अंदर आए क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। और उस वीडियो की आप लोग नोटिफिकेशन पाने के लिए ज़रूरी है स्टडी विद मुकेश चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इसका कंटेंट आपको कैसा लगा है, एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।